कहानियां जो दिल को छू गईं। आइए इस कड़ी में सुनते हैं आशापूर्णा देवी की कहानी हितैषी। 4 वर्ष की कच्ची उम्र से जब घंटू बाबा आदम का शिष्य था, उसी समय से उसने रोजगार पकड़ा था। चाहे उससे 2-3 पैसे ही जुटते हों, रोजगार तो था। बस्ती के सारे बच्चे हाथ में टोकरी लेकर कोयला चुनने रेल लाइन के किनारे दौड़ जाते। घंटू भी उनके पीछे पीछे दौड़ता। उसकी कमर में बंधे तागे से लटका तांबे का पैसा नाचता रहता था साथ साथ। बस्ती के ही कुछ लोग जिनकी हालत इनसे थोड़ी अच्छी थी, यानी जो कमाऊ तो थे पर धनी नहीं थे, वे 2-4 पैसे देकर इनसे कोयला खरीद लेते। और खरीदती थीं आसपास के गरीब गृहस्थ घरों की स्त्रियां। वे जलावन के नाम पर पति से पैसे लेती, मगर काम इन पथरीले और अध जले कोयले से चलाकर कुछ पैसे बचा लेती। घंटू को प्रायः सभी पसंद करते, क्योंकि कोयला चुनने में वह बड़े बच्चों से कम नहीं था, मगर हिसाब लगाने में एकदम बुद्धू। एक बासी रोटी या 2 सूखी डबल रोटी के टुकड़े के बदले ही एक टोकरी कोयला उड़ेल देता। कुछ लोग अपने विवेक का गला घोंटकर लेन देन का हिसाब बैठा लेते, लेकिन जिनमें थोड़ा भी विवेक बाकी रहता, वे कहते, क्यों रे घंटू, जा रहा है, कोयले का दाम नहीं लेगा? घंटू अकारण दांत निपोर कर हंसता हुआ कहता, ही 2-3 जिसे जो सही लगता उतने पैसे दे देता। पैसे मिलते ही घंटू दौड़ जाता भूंजा वाले की दुकान पर। उन गृहस्थ स्त्रियों में ही किसी ने एक दिन एक फटा हुआ हाफ पैंट देकर उससे कहा, ए घंटू, इसे पहन ले। छी, इतना बड़ा लड़का नंगा ही घूमता है, शर्म नहीं आती तुझे? शर्म का एहसास अब तक उसे था ही नहीं, मगर इस प्रश्न को सुनकर घंटू के चेहरे पर शर्म की लाली फैल गई। सर झुकाकर बोला, बुढ़िया देती ही नहीं। अच्छा, मैं दे रही हूं, ले ले। घंटू ने हाफ पैंट ले लिया और काफी संघर्ष कर पहन भी लिया। दोनों पांव एड़ी को छूने लगे और कमर को एक कपड़े के टुकड़े से बांधना पड़ा। फिर भी घंटू की खुशी का पारावार नहीं था। सभ्यता की ओर यही उसका पहला कदम था। बुढ़िया कहकर जिसे घंटू धिक्कार रहा था, वह उसकी दादी थी। बेटा बहू दोनों चल बसे थे और पोता उसके लिए एक बला से अधिक नहीं था। उसका परिवार उसकी बेटी और बेटी के बच्चों से ही बनता था। बड़ी दया करके वह सुबह शाम 2 मुट्ठी अन्न उसके आगे डाल देती। घंटू के लिए उतना ही पर्याप्त था। सारे बदन पर काई जैसी जमी रहती, दांतों पर धब्बे, बहते हुए कान, मगर घंटू का जीवन मजे में कट रहा था। अब हाफ पैंट पहनकर खुशी और बढ़ चली थी। अपने को 30 मार खा समझने लगा था। धीरे धीरे हाफ पैंट उसकी चमड़ी पर जमकर बैठ गया। पता नहीं कैसे क्या हुआ, एक दिन घंटू हाफ पैंट पहने इठला रहा था कि उसकी बुआ फूलमड़ी को उसके रोजगार का ख्याल आया। बस लगी उसके कान जोर से खींचने और पूछने लगी, ए छोरा, कोयले के पैसे का क्या करता है रे? कर अपने कान वापस खींचते हुए घंटू बोला, मारती क्यों हो बुआ, झाल चना खाता हूं। मारू नहीं तो क्या पूजा करूं? राक्षस जैसी थाली भर भर कर दिन में 2 बार खाता है, फिर भी पेट की आग नहीं बुझती। मुफ्त का भात आता है क्या? कल से पैसे लाकर मुझे देना। गर्दन झुकाकर घंटू बोला, नहीं। मगर इधर जवाब निकला और उधर बुआ का एक और थप्पड़।
उसकी झुकी गर्दन सीधी हो गई। अरे, मुंह पर जवाब भी देने लगा है। कल से मत खाना। मैं भी देखती हूं दादी कितने प्यार से खिलाती है। कहने की जरूरत नहीं, इस जिद की लड़ाई में हार गया घंटू। एक दिन भोजन नहीं मिला तो चकरा कर गिर गया। भूंजा वाले की दुकान वह कमी पूरी न कर सकी। बुआ के आगे स्वीकार करना पड़ा कि कोयले के पैसे वह मूढ़ी चने खाकर बर्बाद नहीं करेगा, बल्कि सारे पैसे बुआ के हाथ में लाकर दे देगा। मगर अगले दिन सुबह, तू शैतान है, तेरा क्या भरोसा, यह कहकर बुआ ने अपनी 10 वर्षीय बेटी को चौकीदारी करने के लिए घंटू के पीछे भेज दिया। कोयला वह भी चुनती थी, पर वाचाल हो गई थी, इसलिए बस्ती के 13-14 वर्ष के लड़कों के साथ चक्कर काटती थी। ममेरे भाई पर उसका ध्यान नहीं जाता था। मां का निर्देश पाकर घंटू की निगरानी के बहाने उसकी अभिभाविका बन बैठी। अपने साथ घंटू को लेकर घर घर जाती, आसपास की बहुओं के साथ कोयले का मोल भाव करती और याद दिलाती रहती कि घंटू को बुद्धू समझ अब तक लोग उसे लूटते रहे। जब दाम न जचता तो घंटू को लेकर झटके से बाहर आ जाती। परिणाम यह हुआ कि अब तक जो 1-2 बासी रोटी और सूखी डबल रोटी के टुकड़े और 2 मीठी बातें नसीब होती थीं, वह भी बंद हो गईं। जो पहले प्यार दिखाते थे, वे बोलने लगे, देखो इस छोरे को, खुद से नहीं बन पड़ा तो लड़ने के लिए एक सरदार पकड़ लाया है। घंटू के सुख के दिन अब लद गए थे। अब पहले जैसा स्वच्छंद विचरण बंद हो गया। अपनी मर्जी से काम पर जाना भी बंद हो गया। अब सवेरा हुआ कि बड़ी सी टोकरी लेकर निकलना पड़ता और दिन भर काम करना पड़ता। जरा अनमना होकर रेलगाड़ी का आना जाना देखने लगा, या किसी गाय के पीछे हट हट कर दौड़ा, या फिर पल दो पल पैर पसार कर बैठ गया कि फुफेरी बहन बतासी 2-4 हाथ जड़ देती। बांस से दबिया तगड़ी होती है, धूप से तेज होती है बालू की गर्मी। बुआ की भारी हथेली के थप्पड़ से उसकी बेटी की छोटी सी हथेली की मार ज्यादा पीड़ा छोड़ जाती। उस पीड़ा से पीड़ित एक दिन घंटू की अक्ल का दरवाजा खुल गया। सोचा उसने, मैं किसका हूं, कौन है मेरा? 2 जून भात के लिए अगर पैसे ही देने पड़े तो दादी और बुआ के पास क्यों पड़ा रहूं? बतासी की गुलामी अब और नहीं। इसलिए एक दिन बतासी के देखते ही देखते चलती हुई ट्रेन पर उछलकर चढ़ गया घंटू। लोकल ट्रेनें अकारण ही जब तब यहां वहां रुक जाती हैं। शरारती बच्चे इन्हीं गाड़ियों से आना जाना करते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। मगर जब गाड़ी चल पड़ी और घंटू उतरा नहीं, तब बतासी फटे बांस के से स्वर में चीख उठी, अरे मुंह जले नालायक, उतर जा, गाड़ी चलने लगी है। घंटू डरा नहीं। बतासी चिल्लाने लगी, लौटेगा तो पता चलेगा क्या हाल करती है मां तेरा, तुझे यम द्वार पहुंचा कर दम लेगी। इतने डराने धमकाने का भी घंटू पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वह खिड़की से बाहर मुंह निकालकर अपनी जीभ और अंगूठे दिखाकर बतासी को चिढ़ाने लगा। उसी पल बतासी समझ गई कि घंटू अब वापस नहीं आएगा। हां, फिर वह अपने जन्म स्थान पर वापस भी नहीं लौटा। महज 7 वर्ष का घंटू निरंकुश स्वाधीन हो गया। स्वेच्छा अनुसार मन चाहे स्टेशन पर उतर गया। स्टेशन का नाम मालूम नहीं था और मालूम करने की इच्छा भी नहीं थी। किसी दिन चाय की दुकान से मांगकर थोड़ी सी चाय रोटी खा लेता, तो कभी स्टेशन के होटल के पास जाकर घंटों खड़ा रहने पर बचा खुचा कुछ मिल जाता। फिर भी घंटू बड़ा खुश था।
रोज रोज टोकरी लेकर कोयले चुनने के लिए दौड़ना तो नहीं पड़ता। दादी, बुआ और बतासी की डांट तो नहीं सुननी पड़ती। यह कोई छोटा मोटा सुख था क्या? इस 7 वर्ष की उम्र में ही दिव्य ज्ञानी घंटू समझ गया कि सर के ऊपर किसी ऊपर वाले का ना होना ही चरम सुख है। मगर सुख की अनुभूति क्षणिक ही होती है। इस दुखमय धराधाम पर सुख जैसी नश्वर चीज और है भी क्या? स्टेशन पर चाय का दुकानदार एक दिन उसे बुलाकर अकारण ही बरस पड़ा। क्यों रे, रोज रोज मुफ्त की रोटी तोड़ेगा क्या? कुछ काम धाम किया कर। खाने को कुछ खास मिलता नहीं था, इसलिए मुंह चिढ़ाकर घंटू बोला, ए, बड़ा खिलाता है। दुकानदार चिढ़कर बोला, अरे, मेरे बाप दादा 14 पुरखों के गुरुवंश का नाती है तू? मैं मर जाऊं, तुझे पेट भर खाना नहीं दिया? बोल, क्या दूं तुझे? घंटू के लिए ये शब्द नए थे, इसलिए उसने चिढ़कर जवाब दिया, सुबह शाम भात खाने को दो, तब तो मैं काम कर सकता हूं। दुकानदार ने सोचा, बुरा ही क्या है, पैसे की बात तो की ही नहीं छोरे ने, शायद इसे मालूम नहीं। सिर्फ 2 बार खाना देना और बदले में चाय के बर्तन धोना, केतली मांजना और पान लगाना, दिन रात काम लिया जा सकेगा। उसने घंटू के हाथ में साबुन की टिकिया थमा दी और एक नई गंजी और नया पैंट लाकर दिया। साबुन से नहा धोकर नए कपड़े पहनकर घंटू जिस दिन दुकान के नीचे स्टूल पर पैर लटका कर बैठा, उसे लगा वह बादशाह है इस दुनिया का। काम भी बुरा नहीं था, कम से कम कोयला चुनने से तो 100 गुना अच्छा था। केवल 2 जून क्यों, दिन में 4 बार खाने को मिल जाता था। काम बहुत करता था, इसलिए डांट भी कम पड़ती थी। एक तरह से कहा जाए तो हालत पहले की अपेक्षा सुखद ही थी। मगर वही सुख की नश्वरता। नसीब फूटा, एक और चाय वाला बहकाने लगा उसे। बिना मजूरी के काम क्यों करता है रे? घंटू स्टूल पर बैठकर पैर नचाते नचाते बोला, मजूरी लेकर क्या करूंगा, सब कुछ तो मिल ही जाता है। अरे बुद्धू, सब मिल जाता है, इसलिए वैसे ही मेहनत करेगा। ठीक ही तो है। अभी तो ठीक है, मगर किसी दिन नौकरी से निकाल दे तो तेरे हाथ में क्या होगा? हवा फेंकेगा क्या? क्यों निकाल देंगे भला? लो, क्यों निकाल देंगे? अरे बाबा, स्वर्ग से टपका है क्या? अरे, जब चीजों के दाम बढ़ेंगे तो तुझे खिलाना भारी पड़ जाएगा उसे। ठीक है, उससे मांग लूंगा। यह कहकर घंटू फिर से पैर नचाने लगा। मगर मजूरी मांगते ही हालत बिगड़ गई और आराम हवा हो गया। मालिक ने उसकी खूब पिटाई की और धमकाया, देख लूंगा मैं भी, कौन तुझे यहां 50 रुपए पगार देकर रखता है। घंटू की मांग सिर्फ 5 रुपए की थी। यह उसके मालिक को याद नहीं रहा। स्टेशन के सारे लोग तमाशा देखने लगे। उनमें वह भी खड़ा ही कर हंस रहा था जिसने उसे बहकाया था। घंटू फिर रेलगाड़ी पर चढ़ बैठा। बिना टिकट पहले तो बच गया था, मगर इस बार टिकट चेकर ने उसे पकड़ लिया। टिकट चेकर घंटू का चेहरा देखते ही भाप गया कि इससे कुछ मिलना नहीं है। शायद इसीलिए उसने घंटू की गर्दन पर 2 मुक्के रसीद कर दिए और फिर पूछा, काम करेगा क्या? घंटू होशियार हो चुका था, इसलिए बोला, करूंगा, मगर पगार देनी पड़ेगी। अरे बाप रे, ये तो लगता है वैसा ही है, जहर का पता नहीं, सूप जैसा फन फैला रहा है। मैंने कब कहा कि बिना पगार के काम कराऊंगा? कितनी देनी होगी? 100? 200?
घंटू बोला, 5 रुपए तो देंगे ना। टिकट चेकर को लगा लड़का काफी काम आएगा। वह खुश हो गया। उसके साले साहब के घर नौकर की तकलीफ थी। उसने कान पकड़कर घंटू को उसके सुपुर्द कर दिया। साले साहब भी रेल के कर्मचारी थे। छोटा सा रेल क्वार्टर था। ऊपर नीचे का कोई झमेला नहीं था। काम भी हल्का था। उनकी पत्नी कोमल स्वभाव की थी। 4 बार ही क्यों, अपने बच्चों के साथ 7 बार खाना खिलाती थी। वे जो कुछ भी खाते घंटू को भी दिया करती। अच्छी कमीज और धोती खरीद कर दी थी। बिस्तर, मच्छरदानी सब दिया था। घंटू मानो 7वें आसमान में विचर रहा था। महीने के अंत में पगार के 5 रुपए पाते ही उसके सारे दांत बाहर निकल आए। उसे लगा जैसे कोई लॉटरी लग गई हो। अब पाने को बाकी ही क्या था। मगर रुपए लेकर वह करे भी तो क्या। पैसे तो खाने पर खर्च हो सकते थे और खाना तो उसे हर दम मिलता था। इसीलिए वह मालकिन से बोला, ये रुपए आप ही रख लीजिए। मैं क्यों लूं? तेरे पैसे तू नहीं लेगा? धत, मैं कहाँ रखूं? हवा में उड़ जाए या चूहा चट कर जाए तब क्या ठिकाना। मालिक ने हंसते हंसते पैसे उठाकर रख दिए। पड़ोस में सबको घंटू की सरलता की कहानी सुनाई। कहता है, रुपए हवा में उड़ जाएंगे या चूहे चट कर जाएंगे। इस तरह 3 महीने बीत गए। विधाता ने फिर एक हितैषी को घंटू के पास भेजा। पड़ोस में किसी और के घर का नौकर था वह। उसने पाठ पढ़ाना शुरू किया। मूर्खों का सरदार है तू, तुझे तो गिनना भी नहीं आता। पता भी है कितने महीने के रुपए जमा होकर कितने होते हैं? घंटू लट्टू नचाते नचाते बोला, माँ जी को पता है। माँ जी को पता रहने से क्या होगा? कितने महीने से वहां पर काम कर रहा है? क्या पता। उस समय थोड़ी थोड़ी सर्दी थी। क्या बात है? सुन मेरी बात, जा अपने पैसे मांग ले। कहना, मेरे हिसाब के पैसे दे दो, मैं अंगूठी बनवाऊंगा। अंगूठी? घंटू को लगा जैसे वह स्वर्ग लोक का गीत सुन रहा हो। खुशी से झूमकर एक चक्कर घूम गया और बोला, कहाँ है अंगूठी? अरे बुद्धू, कहाँ होगी अंगूठी? सुनार की दुकान पर, और कहाँ? तू माँ जी से पैसे लाकर मुझे दे, मैं खरीद कर ला दूंगा। लेकिन खबरदार, मेरा नाम मत लेना। निषेधवाणी भूला नहीं घंटू। बिना कोई नाम लिए अपने पैसे मांग बैठा। मुझे मेरे पैसे दे दो, अंगूठी खरीदूंगा। मालकिन हंस पड़ी। बोली, अंगूठी क्यों रे? कौन बहका रहा है तुझे? मुझे कौन बहकाएगा? अंगूठी पहनने का मन हुआ बस। देख घंटू, तू ना तो सोना पहचानता है और ना दाम जानता है। जरूर कोई तुझे ठगने की कोशिश में है। किसी की बातों में ना आना। अंगूठी लेनी है तो बाबू खरीद कर ला देंगे। बाबू के खरीदने वाली बात बहुत दूर की लगी घंटू को। अभी होता तो ठीक होता। अपनी उंगली घुमा फिराकर देखने लगा वह। फिर धीरज रखना कठिन हो गया। वह क्रोध में बोल उठा, इसका मतलब आप मुझे पैसे देना ही नहीं चाहती। इसके बाद मालकिन का हितैषी बनना मुश्किल हो गया। वे गंभीर हो गईं। 15 रुपए गिनकर उसके आगे फेंक दिए। घंटू झूमता हुआ निकल गया। अंगूठी पहनकर शाम को ही वापस आया। हाथ फैला फैलाकर दिखाने लगा तो मुंह फुलाकर मालकिन ने कहा, बहुत अच्छा हुआ। यह भी नहीं कहा कि यह तो पीतल की है। मगर घंटू के लिए सोना क्या और पीतल क्या। अगले महीने उसने 10 रुपए पगार की मांग की। मालकिन का मिजाज ठीक नहीं था।
और समझ रही थीं कि बहकावे में आकर लड़का बिगड़ रहा है। उन्हें गुस्सा आ गया। 10 रुपए क्यों देने लगी रे? घंटू बोला, क्यों नहीं देंगी? सभी घर में 10-12 रुपए देते हैं। आप ही मुझे बेवकूफ बनाकर ठगती हैं। वे समझ रही थीं कि कोई घंटू को बहका रहा है, फिर भी अपने को आपे में रखना उनके लिए मुश्किल हो गया। गुस्से में बोली, जा, निकल जा अभी, और इसी वक्त चला जा जहां 25 रुपए पगार मिले। 7 बार खाने को दे, दिन रात पतंग उड़ाने, लट्टू घुमाने दे और कंचे खेलने दे। ऐसा घर ढूंढ ले जाकर। जो उसे बहका रहा था उसने एक नौकरी का इंतजाम कर दिया, मगर 2 दिन काम करके ही उसे भागना पड़ा। उतना काम उसकी 12 वर्ष की हड्डी सहन नहीं कर सकती थी। दरवाजे दरवाजे घूमकर एक दिन वह जगह भी उसे छोड़नी पड़ी और पहली बार उसकी आंखों से आंसू छलक आए। इसके बाद घंटू को घाट घाट का पानी पीना पड़ा हितैषियों के चक्कर में। फिर एक दिन जब पाई पाई को मोहताज हो गया तो अपनी अंगूठी बेचने गया। पीतल को सोने के भाव बेचने की कोशिश में पकड़ा गया और जेल भी गया। यहां तक था उसका बाल इतिहास। बड़े दिनों बाद फिर दिखाई दिया वह कोलकाता की सड़कों पर फल बेचते हुए। लंबा चौड़ा गठीला नौजवान, चौड़ी छाती देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कितना दुखद रहा होगा उसका बचपन। शायद सभी निर्दयी थे, इसीलिए यौवन उस पर कुछ अधिक ही सदैव था। अब जाकर आदर्श जीवन मिला है घंटू को। आजीवन उसने इसी जीवन की कामना की थी। कोलकाता शहर में तो नाली की कीचड़ बेचकर भी पैसे मिलते, सो फल बेचकर अच्छा खासा कमा लेता था वह। दैनिक खर्चा देकर घंटू होटल में खाता, जब मर्जी सिनेमा देखता, ताश के पत्तों पर जुआ खेलता, सड़क के नल पर नहा लिया करता और रात को किसी बड़े घर के पोर्टिको के नीचे सो जाता था। इससे आदर्श जीवन और हो भी क्या सकता था। घंटू के होठों पर या तो बीड़ी होती या फिल्मी गीतों के बोल होते थे। जब जी करता धंधा छोड़कर वह सड़कों के चक्कर काटता। उधार में भोजन, पान, बीड़ी सब मिल जाता था। हाँ, उधार उसे सभी दे देते थे। वह था भी दरिया दिल। 6 पैसे का पान खाता और 10 पैसे फेंक देता। 1 रुपया 3 आने का पराठा खाकर 1.25 रुपए तो हमेशा ही दे देता था। उधार देता तो कभी वापस नहीं मांगता था। ऐसे फुर्तीले बेपरवाह नौजवान से सभी प्यार करते थे। मगर हाँ, एक मामले में घंटू बहुत होशियार हो गया था। किसी हितैषी के चक्कर में नहीं पड़ता था। सब कुछ लुट जाए पर फिर भी किसी को अपने ऊपर हुकूमत नहीं करने देता था। ताश के अड्डे पर एक यार ने बड़ी कोशिश की थी उसे पट्टी पढ़ाने की। पैसे लगाकर रोजगार बढ़ाने को प्रेरित किया। कहता था, रुपए पर रुपया सूद। पैसे लेगा दुगना करके वापस ला दूंगा। सूद पर देगा तो 10 दिन में 10 रुपए के 100 मिल जाएंगे। मगर घंटू अटल रहा। बोला, नहीं यार, ऐसे ही ठीक हूं। मुझे अब 10 के 100 नहीं करने। मजे में था। मिलता तो खाता, नहीं मिलता तो फाका करता। फिर भी मस्त था। मगर अचानक एक दिन उसकी मस्त जिंदगी को किसी की नजर लग गई। उसे सब कुछ बेकार लगने लगा। क्यों रोज रोज फल बेचने निकले घंटू? क्यों होटल में जाकर खाना खाए? क्यों ताश खेलकर हारे या जीते? और शाम होते ही सिनेमा हॉल में क्यों जाए? या गुनगुनाते हुए सड़कों पर क्यों घूमता फिरे? अब तक जिन बातों से चरम सुख प्राप्त होता था, अब वही सब अर्थहीन लगने लगी। देखने में तो कारण सामान्य जैसे थे। रोज सड़क के पार जिस नल पर घंटू नहाने जाता, उसी नल को रोककर
एक लड़की बैठी रहती। घंटू का भी रोज का काम था नल पर जाना और नल रोकना उस लड़की का। वह वहां बर्तन मांजती, कपड़े धोती और बड़े कौशल से साड़ी में लिपट कर नहा भी लेती। घंटू कुछ दिन तो सहन करता रहा, लेकिन एक दिन उससे रहा नहीं गया और बोला, ये तो अच्छा तमाशा है, नल का ठेका ले लिया है क्या? सिर्फ तुम्हें ही काम है और किसी को कोई काम नहीं। लड़की इस हमले से रत्ती भर भी नहीं घबराई। गर्दन घुमाकर आंखों से बिजली चमकाकर बोली, क्या काम है और किसी को? न बीवी, न बच्चा, न घर बार। 2 घंटे रुक भी गए तो क्या आसमान टूट पड़ेगा? बरसों पहले एक बार घंटू की आंखों में आंसू छलके थे। आज पता नहीं क्यों फिर आंखें भर आईं। शायद एक नारी से टक्कर लेने का अनुभव नहीं था, इसलिए असहाय महसूस करने लगा। जो जीवन उसे परम प्राप्ति का आनंद देता, आज उसी पर किसी के उठाए सवाल ने उसे जबरदस्त तकलीफ से भर दिया। खैर, मन में जो भी हो, आंखों में रोष लेकर घंटू फड़क उठा। और तुम्हारे पास सब कुछ है क्या? लड़की के चेहरे पर अवज्ञा और भी स्पष्ट झलकने लगी। बोली, है क्यों नहीं? माँ है, बाप है, भाई बहन है। घंटू ने मुंह चिढ़ाकर कहा, है तो मैं क्या करूं? मेरा कोई नहीं है तो तुझे क्या? मेरा क्या? लोग हंसते हैं, बुरा लगता है। 1 नंबर का बुद्धू है तू। दोस्त बाजी में हराकर तुझे ठगते हैं, उधार लेकर वापस नहीं करते। छी! बस यही बात घर कर गई। सोचो तो यही कारण, नहीं तो कुछ भी नहीं। उसी दिन से गुमसुम है घंटू। जो घंटू कभी दोस्तों के लिए सब कुछ लुटा सकता था, वही दोस्तों की इस निष्ठुरता से टूट गया। अब ताश के अड्डे से बुलावा आता तो घंटू तबीयत ठीक नहीं यह कहकर टाल जाता। वे उधार मांगते तो घंटू कहता, पैसे नहीं हैं। वे कहते, हुआ क्या हमारे घंटू को? खुद घंटू को ही नहीं पता क्या हो गया। हाँ, मगर फिल्में अच्छी नहीं लगती तो गुनगुनाना भी बंद हो गया। कभी होटल जाता तो कभी नहीं जाता। सिर्फ नियम अनुसार प्रतिदिन सुबह फल बेचने निकल जाता धीर गति से। गांठ में बंधी पैसे की थैली मोटी होती जाती दिन प्रतिदिन। और होती भी क्यों ना, अब रुपया सिर्फ आता था, जाता तो था नहीं। मगर उससे क्या? जीवन ही जब असार लगने लगे तो पैसों से क्या लाभ? जब वह लड़की नल के पास होती, घंटू उधर फटकता भी नहीं, जबकि उसका संपूर्ण अस्तित्व चुंबक की तरह नल की तरफ ही आकर्षित होता रहता। अपनी मनस्थिति को समझ पाने में असमर्थ घंटू दिन प्रतिदिन सूख कर कांटा होने लगा। ऐसे में अचानक एक दिन वह लड़की आई और कटीली भौवें तान कर बोली, ए, नल पर क्यों नहीं आता? नाराज है मुझसे? घंटू ने सिर हिलाया। फिर क्या? यह न बताकर अचानक घंटू ने एक अजीब हरकत कर दी। कमर में बंधी रुपयों की थैली निकालकर उसके हाथ में दे दी और कहा, ले। वाचाल लड़की पहली बार सहम गई। डरकर थैली फेंक दी उसने। 2 कदम पीछे हटकर घबराई आवाज में बोली, तेरे पैसे मैं क्यों लेने लगूं? फिर जमीन से थैली उठाकर घंटू निहाल सा होकर हंसकर बोला, ऐसे ही क्यों लेगी? बदले में जो मेरे पास नहीं है वह दे दे। घर परिवार, बीवी और इस बुद्धू की हितैषी बन जा, ताकि फिर कोई इसे लूट न सके। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा पढ़ी गई कहानियां आपको पसंद आती हैं तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।
नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे कुछ सुझाव भी दे सकते हैं, या फिर आपको कोई नई कहानी सुनने का मन हो तो मुझे अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।